नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और देखिए, आज मॉडल पेपर का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट्स आ चुके हैं। तो जब भी आपके पास समय हो उन पार्ट्स को भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। उनके जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने करवाए हैं वहाँ पर आप जाकर कमेंट करके आंसर बता सकते हैं, आपके कितने राइट हुए कितने रॉन्ग। तो आज पार्ट 4 है इसका, और आज भी हम 30 से 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। और सारे क्वेश्चन आपको भी अटैम्प्ट करने हैं। थोड़ा सा समय दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन के लिए, तो उस समय में आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं राइट आंसर क्या हो सकता है। तो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अच्छा देखिए, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। GOV एग्ज़ाम इन्फो ये टेलीग्राम चैनल का नेम है, ग्रुप का नेम है। तो आप वहाँ पर जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए 24 क्वेश्चन हमने पार्ट 3 में कवर कर लिए थे, तो आज पार्ट 4 है। तो यहाँ से हम 25वें से आगे बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने, 30 या 40 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी आपको अटैम्प्ट करके बताना है इसका आंसर कमेंट करके। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया। ये जो लाइन है वो किसकी मृत्यु पर कहा था। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए ये जो लाइन है, भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया, ये कहा था लाला लाजपत राय की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने। तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 1865 में। 1865 में उनका जन्म हुआ था। ये क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे। और एक और चीज़, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी किया है बिल्कुल सही है, लाला लाजपत राय। इसके बाद 26वां क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति का स्थान किस नाम से जाना जाता है? नाभि, अधिकेंद्र, उत्पत्ति बिंदु या फिर भूकंप बिंदु। तो देखिए इसे जाना जाता है नाभि से। आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए ये प्लेस है या स्थान है जहाँ पर भूकंप आया और ये इसका केंद्र है। तो इस जमीन के नीचे जो है उसे कहते हैं नाभि या फिर फोकस भूकंप का। और इसके ऊपर जो होता है ये है अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर। आपने सुना होगा, एपिसेंटर या फिर अधिकेंद्र कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है नाभि। उत्पत्ति का स्थान नाभि होता है और इसके ऊपर के जो सतह बिंदु है, यानी जो परपेंडिकुलर ये जो पॉइंट के है बिंदु जो कि ऊपरी सतह है, वो है अधिकेंद्र कहा जाता है इसे, एपिसेंटर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, सुनामी निम्न में से किसका परिणाम है? भूकंप, बवंडर, तूफान या फिर हिमोधाव का। तो सुनामी निम्न में से भूकंप का परिणाम है, सभी जानते होंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी सोचा है बिल्कुल सही है, भूकंप इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में, माफ़ कीजिएगा, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चंपावत, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार या फिर देहरादून। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए 2011 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार ही आपको पढ़ाई करनी है। यानी कि जो अधिकतम जनसंख्या है, न्यूनतम जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है, या फिर जो लिटरेसी है वो कितनी है, साक्षरता, इन सभी की जो जानकारी है वो 2011 के अनुसार ही करनी है फ़िलहाल आपको। क्योंकि अभी तक जो आने वाली जनगणना है वो अभी तक नहीं हुई है, इस वजह से 2011 को स्टैंडर्ड माना जाएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, हरिद्वार जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सोन नदी पर, गोमती पर, रिहंद पर या फिर कोशी पर। तो ओबरा बांध जो है आपका बनाया गया है रिहंद नदी पर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, रिहंद नदी पर यह बांध बनाया गया है। इसके बाद भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। तो जहाँ पर सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है वो है आपका केरल। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, केरल में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा मध्य में है? किसके मध्य में ये पूछा गया है? भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के, भारत और चीन के या फिर भारत और म्यांमार के। तो ये भारत और चीन के मध्य की एक रेखा है जिसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए वैसे तो ये रेखा भारत और तिब्बत के बीच की जो सीमा है वहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, भारत और चीन के बीच है। और इसी के बीच जो ये तिब्बत है
वहाँ पर ये है भारत और तिब्बत के बीच की रेखा। 1914 में भारत की जो ब्रिटिश सरकार थी और जो तिब्बत है, इन्होंने मिलकर एक समझौता किया था जिसे कहा जाता है शिमला समझौता। तो ये भी याद रखिएगा, ये जो रेखा आई थी अस्तित्व में, ये शिमला समझौते के बाद आई थी, और इस समझौते के तहत जो ये रेखा है मैकमोहन रेखा, वो बनाया गया था भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा। तो अगर कभी पूछा जाए कि मैकमोहन रेखा किस समझौते के तहत आई थी, तो ये शिमला समझौते के तहत आई थी। देखिए 1962 का जो युद्ध हुआ था चीन के साथ, भारत और चीन का, वो भी इसी कारण से, एक कारण इसका ये भी था, इसी कारण से ये युद्ध हुआ था 1962 में। आपने सुना होगा 1962 का युद्ध भारत और चीन का। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, भारत और चीन के मध्य है मैकमोहन रेखा। इसके अलावा एक और पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए 1937 में सर्वे ऑफ इंडिया के एक मानचित्र में जो ये मैकमोहन रेखा है इसको दर्शाया गया था। तो अगर कभी पूछा जाए कि मैकमोहन रेखा इंडियन मैप, सर्वे ऑफ इंडिया के मैप में कब आया था, तो ये 1937 में आया था, यानी कि इसको दर्शाया गया था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, ये मैकमोहन कौन थे? तो ये एक सचिव थे ब्रिटिश सरकार के, और चूंकि इन्होंने इस पूरे समझौते में, जो शिमला समझौता है, इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इस वजह से इसका नाम रखा गया है मैकमोहन रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भी सी ऑप्शन करा है बिल्कुल सही है, भारत और चीन के मध्य का है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है? गंगा सिंधु मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, या फिर केरल तथा तमिलनाडु? तो ये है आपका ऑप्शन सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, इसे कहा जाता है धान का कटोरा। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी करा है बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आपको बताना है, चंबल, कृष्णा, कावेरी या फिर गोदावरी? तो ये जो जलप्रपात है ये है आपका कावेरी नदी पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जितने भी प्रमुख जलप्रपात है उनको भी आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए एग्जाम से पहले। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मेलाकाइट खनिज है किस तरह का है? लौह धातु का, कैल्शियम का खनिज है, तांबे का है या फिर मैग्नीशियम का है? तो जो मेलाकाइट है वो है आपका तांबे का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो हड्डियों व दांतों में पाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड या फिर बोरेट? तो ऐसा कौन सा है जो हड्डियों और दांतों में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। ये केमिकल मटेरियल जो है वो पाया जाता है हड्डियों और दांतों में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए पॉलीमर पर एक और क्लास थी जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसी तरह का एक क्वेश्चन था। तो निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? रेशम, सेलुलोज, रबड़ या फिर प्लास्टिक? तो इजी क्वेश्चन है। रबड़ प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है, सेलुलोज भी है, रेशम तो मिलता ही है, रेशम का जो कीड़ा है। तो इसमें जो प्राकृतिक नहीं है पूछा गया तो ये प्लास्टिक है, ये नेचुरल पॉलीमर नहीं है बहुलक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है वृक्क को, दांतों को, नेत्रों को या फिर तंत्रिका तंत्र को? देखिए वैसे फ्लोराइड प्रदूषण जो है जनरली हड्डियों को प्रभावित करता है। तो देखिए तंत्रिका तंत्र और नेत्र और वृक्क, ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी सही है, दांतों को ये प्रभावित करता है फ्लोराइड प्रदूषण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी गेस किया है बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, विकासकारी सफलता के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए दैहिक आरएनए में, दैहिक डीएनए में, जनन द्रव्य आरएनए में या फिर जनन द्रव्य डीएनए में? तो ये जो विकासकारी सफलता है इसके उत्परिवर्तन के लिए होना चाहिए क्या? जनन द्रव्य डीएनए में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जनन द्रव्य डीएनए में होना चाहिए। इसके बाद 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजेलिस द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है। इस क्रांति के दौरान मार्क्स और एंजेलिस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी?
द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये नाम याद रखिएगा। और किसने लिखी थी? मार्क्स और एंजेलस ने। तो ये नाम भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है या था? मक्का था, चावल, तंबाकू या फिर कपास? तो क्या था? पहला ट्रांसजेनिक पौधा जो था, उत्पादित पौधा जो था, वो था तंबाकू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद या फिर परजीवी? तो पोलियो किसके कारण होता है? वायरस, विषाणु के कारण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पोलियो विषाणु के कारण होता है। इसके बाद जनरल साइंस के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको भी प्रिपेयर करना है एग्जाम से पहले। दही में कौन सी बैक्टीरिया बहुतायत में होते हैं? साल्मोनेला स्पेसी, लैक्टोबैसिलस स्पेसी, ये सभी, या फिर ई कोलाई? तो इसके बारे में आपने सुना भी होगा, दही में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस स्पेसी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत में छेद का गठन किस स्थान पर अधिकतम है? यानी कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा ओजोन छिद्र जो है बना हुआ है, ये पूछा गया। तो देखिए ओजोन लेयर है, इसमें जो सबसे अधिक जो छिद्र है या होल है वह है आपका अंटार्कटिका में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अंटार्कटिका में ये छेद जो है सबसे अधिक है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस आगरा के ताजमहल को हानि या फिर क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार मानी गई है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर कार्बन फ्लोराइड? तो सल्फर डाइऑक्साइड को ये कारण माना गया है, जो ताजमहल है उसको क्षति पहुंचाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड को कारण माना गया, जिम्मेदार माना गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद एक जलीय पर्यावरण तंत्र में शैवाल प्रस्फुटन का प्रमुख कारण है? वैश्विक तापीकरण, लवणीभवन, सुपोषण या फिर जैवावर्धन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुपोषण। सुपोषण जो है जलीय पर्यावरण तंत्र में शैवाल प्रस्फुटन का प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी सतह पृथ्वी के निकटतम है? तो वायुमंडल के ये जो सतहें दी गई हैं इनमें से कौन सा सबसे निकट है, यानी सबसे कम दूरी पर अवस्थित है, स्थित है? तो ट्रोपोस्फेयर जो है सबसे कम दूरी पर या फिर सबसे निचली सतह है वायुमंडल की, इसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, पृथ्वी के निकटतम जो सतह है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस का रिसाव हुआ है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, इथाइल आइसोसाइनाइड या फिर इथाइल आइसोसाइनेट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये जो गैस है इसका रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में, कई लोगों की जान इसमें गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द नाम का जो प्रयोग है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? चार्ल्स एल्टन, ऑर्थर टांसले, यूजीन ओडम या फिर अर्नस्ट हैकले? तो किसने किया था? अर्नस्ट हैकेल ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन डी किया है बिल्कुल सही है, अर्नस्ट हैकेल ने ये किया था। अगला देखिए, नियत वातावरण में अधिकतम संख्या में प्राणियों का निर्वहन कहलाता है, क्या कहलाता है? वहन क्षमता, जैविक क्षमता, पर्यावरणीय प्रतिरोध या फिर जनसंख्या आकार? तो इनमें से बताइए क्या है इसका राइट आंसर। देखिए नियत वातावरण में अधिकतम संख्या में प्राणियों का जो निर्वहन है वो क्या कहलाता है? वहन क्षमता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, जिन्होंने भी ए ऑप्शन चूज़ किया। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य वर्षा के जल का पीएच होता है, कितना होता है? 2.6, 3, 5.6 या फिर 9.3? तो ये होता है आपका ऑप्शन सी, 5.6 होता है, लगभग 5.6 के आसपास रहता है जो सामान्य वर्षा है उसका। इसके बाद सोलर या फिर सौर सेल जो है इसकी कार्य प्रणाली निम्न में से किस पर आधारित है?
ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है यहाँ पर लेज़र तकनीक, टिंडल प्रभाव, तापीय उत्सर्जन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। देखिए सोलर सेल की बात करें तो इसकी जो कार्य प्रणाली है वो है फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर डिपेंड करती है। फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या होता है, देखिए जब खुले परिपथ को सोलर सेल पर, जो सोलर सेल है उसके खुले परिपथ पर जब जो सूरज की लाइट है या फिर सूर्य की जो प्रकाश है वो जब गिरता है वहाँ पर, तो जो खुला सर्किट है इसके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे शॉर्ट में कहते हैं ईएमएफ। तो ये उत्पन्न हो जाता है और इसके उत्पन्न होने से फोटो वोल्टिक ईएमएफ ये उत्पन्न होता है और जिससे कि पूरे जो सर्किट में है धारा प्रवाहित होने लगती है। कुछ इस तरह से रहता है। इसमें कौन सा डायोड यूज़ होता है ये भी बता देता हूँ, पीएन डायोड इसमें यूज़ किया जाता है और ये कुछ इस तरह से रहता है। ये होता है यहाँ पर रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, और ये पीएन डायोड ये होता है। और जैसे ही लाइट यहाँ पर गिरती है तो इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है। ये होता है आपका फोटोवोल्टिक इफेक्ट। इस कार्य प्रणाली पर सोलर सेल वर्क करता है। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आहार के उस घटक को नामित कीजिए जो उसी रूप में आत्मसात या फिर पचित हो जाते हैं, यानी कि डाइजेस्ट हो जाते हैं। वसा, प्रोटीन, शर्करा या फिर विटामिन। तो कौन सा है जो उसी रूप में डाइजेस्ट हो जाता है, तो यह है आपका विटामिन, ऑप्शन डी। विटामिन जो है उसी रूप में जो है डाइजेस्ट हो जाता है जिस रूप में उसे आत्मसात या फिर ग्रहण किया जाता है या फिर लिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है भूगर्भीय समय स्केल के किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिनोजोइक। इस युग में मानव की उत्पत्ति हुई थी भूगर्भीय समय स्केल के अनुसार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जलवाष्प, मीथेन, CO2 या फिर ऑक्सीजन। तो कौन सी नहीं है, इसका आंसर सभी को मालूम होगा, ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद पूरा जलवायु यानी कि पैलियो क्लाइमेट का अध्ययन किया जाता है वृक्ष वलय द्वारा, बर्फ सत्व कोर द्वारा या फिर झील के निषेक द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी के द्वारा ही किया जा सकता है जो पूरा जलवायु है इसका अध्ययन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का विजेता कौन है। तो जो भी क्रिकेट वगैरह देखते हैं उनको आंसर मालूम होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है इंग्लैंड। आपने देखा भी होगा 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था इसमें इंग्लैंड जो है जीत गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, डॉप्स यूनिट निम्न में से किसको मापता है। ओजोन परत की जो थिकनेस है उसको मापता है, या फिर कीटनाशकीय प्रदूषक जल में कितना है इसको मापता है, या फिर वायुमंडलीय स्तंभ में वती लयन सांद्रण, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो ये किसको मापता है, डॉप्स यूनिट जो है ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि ये यूनिट है ओजोन परत की मोटाई का, डॉप्स यूनिट, यह नाम याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय या फिर संवेदनशील है, यानी कि जहां पर भूकंप की आने की संभावना सबसे अधिक है। अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून और उत्तरकाशी, या फिर बागेश्वर और चमोली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भूकंपीय स्थिति के अनुसार जो सर्वाधिक संवेदनशील जिला कह सकते हैं या फिर क्षेत्र है वो है आपका बागेश्वर और चमोली। तो ऑप्शन सी जो है सबसे संवेदनशील है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, गुजरात के मोरवी डैम जलाशय फटने की घटना किस वर्ष हुई थी। 1969, 1979, 89 या फिर 1999 में। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन किया है कमेंट, बिल्कुल सही है। बी जो है राइट आंसर इसका 1979 में
मोरबी डैम के फटने की घटना हुई थी 1979 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चेरनोबिल में 1986 में आई आपदा किस प्रकार की थी? चेरनोबिल में जो 1986 में आपदा आई थी वो किस तरह की थी? ज्वालामुखीय थी, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट या कुछ ऐसा हुआ था, भूकंपीय थी, भूकंप आया था, बादल फटा था, या फिर नाभिकीय था? तो चेरनोबिल जो था वो नाभिकीय था। यहाँ पर एक नाभिकीय जो सिस्टम है वो फट गया था या कुछ इस तरह का ही घटना हुई थी, जो इसका रेडिएशन है काफ़ी फैला था उस जगह पर, इस वजह से काफ़ी सारी मौतें भी हुई थी। तो ये जो है न्यूक्लियर बेस्ड जो दुर्घटना है वो थी 1986 में, ये हुआ था चेरनोबिल में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का आपदा प्रबंधन एक्ट किस वर्ष से क्रियान्वयन में आया? ये पूछा गया 2001, 2005, 2013 या फिर 2015। तो ये क्रियान्वयन में कब से आया? 2005 से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक साधारण प्रकार का कांच है? पायरेक्स कांच, सोडा कांच, ऑप्टिकल कांच या फिर कठोर कांच? तो कौन सा है जो सबसे कॉमनली यूज होता है या सबसे साधारण प्रकार का कांच है? यह है आपका सोडा कांच, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निकट दृष्टि का तकनीकी नाम है हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, मायोपिया या फिर गैमेटिज्म, एस्टिगैमेटिज्म। तो इनमें से निकट दृष्टि का तकनीकी नाम क्या है, टेक्निकल नेम क्या है? यह है आपका मायोपिया। मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि, इसका जो टेक्निकल नेम है वो है मायोपिया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2019 में भारत का सर्वाधिक वायु प्रदूषित जिला है? देखिए, जितने भी लेटेस्ट आंकड़े आए हैं, चाहे वो स्वच्छता के क्षेत्र में हो या फिर प्रदूषण के मामले में हो, ये रिकॉर्ड्स आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं, फरीदाबाद, आगरा, कानपुर या फिर वाराणसी। तो जो सर्वाधिक वायु प्रदूषित जिला है 2019 के अनुसार पूछा गया, तो ये कौन सा है? कानपुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में त्रुटि को दर्शाता है? बस, बग, हाइबरनेट या फिर इनमें से कोई नहीं। आपने सुना होगा बग, एप्लीकेशन में बग आ जाता है या फिर जो सिस्टम है उसमें आ जाता है, तो या फिर प्रोग्राम में, तो उसे कहते हैं बग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बग। इसके बाद आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इजी क्वेश्चन है, विटामिन ए, बी, डी या फिर ई। तो जल में घुलनशील कौन सा होता है? विटामिन बी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे होंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप स्कोर भी बता सकते हैं आपके कितने राइट आंसर हुए, कितने रॉन्ग हुए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग, और सभी के साथ इसको शेयर भी कर दें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।